नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस पढ़ने और पढ़ाने के सेशन में। हम लोग जानेंगे आज आधुनिक भारत के इतिहास के बारे में कि आखिरकार क्या-क्या घटनाएं आधुनिक भारत के इतिहास में हुई। तो जब हम आधुनिक भारत इतिहास की बात करेंगे तो हमें उसमें देखने को क्या मिलता है, यूरोपियों का आगमन। जो यूरोपियों का आगमन हो रहा है वो कहाँ-कहाँ से हो रहा है, पुर्तगाल से मतलब पुर्तगाल से हो रहा है, हॉलैंड और डच, अंग्रेज़, डेनिश और फ्रांसीसी, ये लोग क्या थे, इन लोगों का आगमन हो रहा है। उसके बाद क्या था, ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार। ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार मतलब जो ब्रिटिश का साम्राज्य था उसका विस्तार भारत में हो रहा था। बंगाल में हुआ, फिर मैसूर में, मराठा में, पंजाब और अवध में इनका विस्तार, इनके साम्राज्य का विस्तार देखने को भी मिलता है। फिर ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियाँ भी आती हैं, जैसे बेले जली की सहायक संधि प्रणाली हो गई, डलहौजी की नीतियाँ हो गई। तो डलहौजी की नीतियों के बारे में भी हम लोग जानते हैं। डलहौजी ने एक राज हड़प की नीति चलाई थी, वो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो इसी में आ जाएगी किसकी नीति थी, डलहौजी की नीतियों में से एक थी। ठीक है, आगे क्या होता है इसमें, फिर आता है ब्रिटिश आर्थिक नीतियाँ। इन्होंने क्या किया, भू राजस्व की नीतियाँ लाए। ठीक है, कैसे कैसे टैक्स लगेंगे, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, कितना कर चाहिए, ये सब उन्होंने ब्रिटिश लोगों ने अपना डिसाइड किया। कृषि का क्या कर दिया, वाणिज्यीकरण कर दिया। औद्योगिक नीति में क्या किया, हस्तशिल्प उद्योग जो था, मतलब जो चीज़ें हाथों से बनाई जाती थी। मतलब भारत को लोग कहते थे कि भारत क्या है, सोने की चिड़िया। तो भारत में चिड़िया सोने की नहीं पाई जाती थी भैया। क्या था, भारत में हर व्यक्ति के पास काम था, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही हस्तशिल्प की। तो मतलब हर व्यक्ति जब अपने हाथों से काम करता था तो सबके पास काम होता था। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने औद्योगिक नीति अपनाई और भारत में क्या था, जो हस्तशिल्प उद्योग था उसका धीरे धीरे पतन हो गया। उसके पतन का कारण ही था, इन लोगों ने फैक्ट्रियाँ बनाई, मशीनें लाई, जिससे क्या हुआ, भारत सोने की चिड़िया से गरीब होता चला गया, क्योंकि लोगों के पास काम नहीं था। फिर क्या हुआ, ये रेलवे लाए और धन की निकासी की। ब्रिटिश प्रशासनिक नीतियाँ, इनकी क्या, ये सिविल सेवा, पुलिस और सैन्य सेवा और आर्थिक नीतियाँ भी इन्होंने लागू की। ब्रिटिश सामाजिक सांस्कृतिक नीतियाँ क्या थी, उन्हें देखेंगे। शिक्षा, समाज और सुधारीकरण क्या थी, शिक्षा में इन्होंने अपनी नीतियाँ लाई, किस तरह से आपकी शिक्षा होनी चाहिए भारत में। और भारत में इन्होंने कहा समाज सुधारीकरण, भारत में समाज को सुधारने के लिए भी इन्होंने नीतियाँ चलाई। इन्होंने अपने हिसाब से भारत को डालना चाहा। फिर क्या था, भारतीय प्रतिक्रिया, जनजातीय एवं किसान, कौन, जनजातीय एवं किसान का विद्रोह हुआ। और फिर 1857 का भी विद्रोह हुआ। ठीक, फिर क्या था, भारतीय सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन, जिसमें राजा राम मोहन राय एवं अन्य लोग क्या थे, शामिल थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्रवाद का उद्भव होता है, कांग्रेस की स्थापना, विभिन्न विचारधाराएं, उसमें से उदारवादी, उग्रवादी, क्रांतिकारी, गांधीवादी और समाजवादी, इतने लोग आते हैं ना। तो अभी एक वीडियो बनेगा उदारवादी और उग्रवादी और गांधीवादी, इन पे अच्छे से विश्लेषण करेंगे, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उग्रवादी दल और ये जितने भी दल थे इनके बारे में हम लोग देखेंगे। भारत का विभाजन और स्वतंत्रता, भारत का विभाजन, भारत बटा किसमें, भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, तो भारत का विभाजन हुआ और क्या हो गया, भारत को स्वतंत्रता मिली। अब देखते हैं यूरोपीय कंपनियों का, ये जो चीज़ें हमने बताई ये चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। जो हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे, जो हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखने वाले हैं, वो हम इनमें देखने वाले हैं कि कैसे कैसे ये यहाँ पे आए। भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन के कारण क्या थे। भारत में ये जो शक्तियाँ आईं, भारत में ये जो कंपनियाँ आईं, ये क्यों आईं, इनके आने के कारण क्या था, देखना। इटली ने लगभग 12वीं शताब्दी से यूरोप के साथ क्या किया था, पूर्व के व्यापार पर एकाधिकरण, मतलब जो एकाधिकार था, मोनोपोली, उसको कर लिया था। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार विभिन्न स्थल मार्गों और जलमार्गों से किया गया। एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को फारस की खाड़ी से होते हुए इराक एवं तुर्की लाया गया। वहाँ से इन्हें स्थल मार्गों से यहाँ जेनोआ और वेनिस पहुँचाया जाता था। बात को समझना, पहले मतलब किस किस तरह से व्यापार हो रहा था, क्या क्या चीज़ें थी, मतलब ये सारी कंपनियां जो थी भारत में आने को ललचाई क्यों, भारत ही क्यों आखिरकार। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया, भारत के पास क्या था, लोग कहते हैं भारत सोने की चिड़िया थी, बिल्कुल सही बात है, भारत क्या थी, सोने की चिड़िया। तो सोने की चिड़िया का मतलब, आप लोगों ने एक गाना सुना होगा, हमारे देश की धरती हीरा उगले उगले हीरे मोती। हीरा मोती ये सब क्या है, अनाज, कपास, मसाले। ठीक है, इन सब के लिए क्या हुआ था, ये कंपनियां इधर
व्यापार करने के लिए आती थी। चलो इसमें आगे देखते हैं क्या होता है। एक अन्य मार्ग था, लाल सागर से होते हुए वस्तुओं को मिस्र में अलेक्जेंड्रिया द्वारा लाया जाता था, लेकिन तब वहाँ सुएज नहर नहीं थी, ठीक है, इसलिए अलेक्जेंड्रिया को भूमध्य सागर के माध्यम से इटली के शहरों से जोड़ा गया था, ठीक। यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे। मतलब जो यूरोप के बहुत सारे देश थे, भारत पे क्या कर रहा था, इटली अपना एकाधिकार किए हुए था कि भैया व्यापार वही कर रहा था। तो जो यूरोप के और देश जो थे, यूरोप के कई देश जो थे, उन्होंने क्या कहा कि व्यापार के क्षेत्र में वो भारत में जो इटली का व्यापार हो रहा है इसको वो तोड़ना चाहते थे, जो इसका एकाधिकार हो रखा था। तो क्या होता है, 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पर बसे देश अफ्रीका होकर पूर्व की ओर जाने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। पुर्तगाल एवं स्पेन ऐसे देशों में प्रमुख हैं। कौन? पुर्तगाल और स्पेन ऐसे देशों में प्रमुख हैं जो भारत आने के लिए रास्तों की खोज कर रहे थे। भारत में क्या होता है, पुनर्जागरण का, देखना भारत की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देखो, पुनर्जागरण का अभ्युदय हुआ, कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, कृषि में निवेश कम और लाभ, मतलब कृषि में कम निवेश करो लाभ ज़्यादा हो जाए, कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार, पूर्व की धन संपदा का आकर्षण, ईसाई मत के प्रसार की उत्कृष्ट इच्छा एवं यूरोप में पुरातन व्यवस्था अर्थात सामंतवाद के स्थान पर नवीन व्यवस्था जो पूंजीवाद लोगों की व्यवस्था थी उसकी स्थापना का होना। अब देखते हैं कौन कौन सी कंपनी कैसे कैसे आई और कहाँ कहाँ पर उसने अपना वर्क किया। तो जैसे कि कहा जाता है, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने अपनी पहली कंपनी कहाँ खोली? कोच्चि में खोली। और कब खोली? 1503 में खोली। और पहला पुर्तगाली व्यक्ति कब आया था भारत? 1498 में आया था, जिसका नाम था वास्को डिगामा। लेकिन वास्को डिगामा से भी पहले एक व्यक्ति भारत आना चाहता था, उसका नाम था बार्थोलोमा डियाज, मगर वह भारत तक न आ सका, समुद्र के आधे रास्ते से ही लौट गया, ठीक है। तो लेकिन जिसने भारत की खोज की वो व्यक्ति इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो भारत आने के लिए समुद्री रास्ते की खोज करने वाला व्यक्ति वास्को डिगामा था। और ऐसा उसने कब किया? 1498 में किया, ठीक है। कहाँ पर आया? सबको पता है, कालीकट पे आया। चलो ठीक। तो इन्होंने अपनी कंपनी कब बनाई भैया? इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की है 1503 में। फिर आती है ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इन्होंने अपनी कंपनी कहाँ बनाई? सूरत में बनाई। और कब? 1608 में बनाई। और ये 1599 में इन्होंने अपने यहाँ पे क्या किया था? भारत आ गए थे। फिर क्या आता है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी आती है ये 1602 में। और इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ खोली? पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम खोली। और कौन से वर्ष खोली थी? 1605 में खोली थी। पहले आने वाले ईस्ट इंडिया कंपनी थे, लेकिन बाद में फैक्ट्री खोल पाई। और बाद में आने वाले कौन थे? हमारे डच थे, लेकिन उन्होंने इनसे पहले फैक्ट्री खोल ली, ठीक है। फिर आता है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1616 में आए और इन्होंने अपनी टांके बार में 1620 में पहली फैक्ट्री खोली। फिर आती है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये 1664 में भारत आए। ये 1664 में भारत आते हैं और सूरत में अपनी 1664 में भारत आते हैं और सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री खोलते हैं 1668 में। फिर आते हैं कौन? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो 1731 में आए और इन्होंने स्वीडन में ही अपनी पहली फैक्ट्री खोल ली। ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, फिलहाल पढ़ लेते हैं एक नज़र में, अगर पूछा जाए तो आ जाएगा। हम बात कर रहे थे पुर्तगालियों की, ठीक है। तो इस व्यक्ति को आप लोग देख रहे हैं, आइए जानते हैं, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय में पुर्तगाली थे। कौन था? सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली आया था। उन्होंने मसाला व्यापार को ध्यान में रखते हुए भारत में प्रवेश किया था। उन्होंने क्या कहा था कि हम क्या करेंगे? मसालों का व्यापार करेंगे। अगर कोई पूछ दे कि पुर्तगाली भारत में क्यों आए, तो लौंग भी तो मसाला होती है ना, तो भारत में क्यों आए? ये लोग लौंगे लेने आए थे। क्या करने आए थे? लौंगे अर्थात मसाला। क्या करने आए थे? मसाला लेने आए थे। मसालों का व्यापार करने के लिए यहाँ पे आए थे। और विभिन्न स्थानों पर मतलब क्या इन्होंने प्रवेश किया, मतलब यहाँ पर क्या करने आए थे? लौंगे लेने आए थे। और विभिन्न स्थानों पर फैक्ट्री, कारखानों, बस्ती, व्यापारिक केंद्र की इन्होंने स्थापना कर दी। तो जो प्रथम आया था पुर्तगाली, वो कौन था? वास्को डिगामा था। सबको पता है, नॉर्मल सी चीज़ है। यह कारखाने उत्पादन के केंद्र नहीं थे, बल्कि भंडार गृह थे। क्या थे? ये कारखाने नहीं थे, ये क्या करते थे? इन्होंने भंडार गृह बनाए थे। यहाँ पर वस्तुओं का संग्रह कर उन्हें कहाँ भेजा जाता था? यूरोप भेजा जाता था।
सॉरी, जिसकी भी हम बात कर रहे थे कि बार्थोलोमा डियाज, ये क्या था 1487 में आशा अंतरीप पहुंचता है, लेकिन जिसे कहते हैं केप ऑफ गुड होप, क्या कहते हैं, केप ऑफ गुड होप तक पहुंचा, लेकिन भारत आने में असमर्थ रहा। उसके बाद वास्को डी गामा ऐसा व्यक्ति था जो प्रथम यूरोपीय जिसने भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की। अब कब होती है, 20 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट स्थित बंदरगाह, कहाँ पे, कालीकट के कप कडाबू नामक बंदरगाह पर पहुंचा। कौन पहुंचा, यह व्यक्ति हमारा कौन सा, वास्को डी गामा कहाँ पहुंचता है, कालीकट के कप कडाबू नामक बंदरगाह पर पहुंचा। पुर्तगाल के शासक कौन थे, पुर्तगाल के जो शासक थे वो थे डॉन हेनरिक, मतलब प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था। कौन, वास्को डी गामा। यहाँ के हिंदू शासक जिसकी पैतृक उपाधि क्या थी, जमोरिन थी, उसका स्वागत किया। तो इसका स्वागत करने वाला कौन था, जमोरिन था। कौन था, जमोरिन। 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज के ब्राल के नेतृत्व में दूसरा पुर्तगाली अभियान 13 जहाज़ों के बेड़े के साथ भारत आया। 1502 में वास्को डी गामा क्या करता है, पुनः भारत आता है। 1498 में आया और चला गया। उसके बाद पुनः 1502 में वास्को डी गामा क्या करता है, भारत आता है और क्या करता है, 1524 में तीसरी बार वायसराय बनकर आया। कौन, वास्को डी गामा। 1503 में पुर्तगालियों को पहली फैक्ट्री कोच्चि में स्थापित की। पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोच्चि में स्थापित की और कब की, 1503 में की। और 1505 में दूसरी फैक्ट्री इन्होंने कहा, कुन्नूर में स्थापित की। अच्छा, एक चीज़ और है, ये जो आया था यहाँ पे व्यापार करने मसालों का, लौंग लेने, वास्को डी गामा, तो ये अपने यहाँ मतलब भारत से मसालों को खरीद कर अपने देश, मसाले कैसे होते हैं, गर्म होते हैं, और इनका जो देश है कैसा है, ठंडा है, तो वहाँ पे गर्म चीज़ों की ज़रूरत है सरवाइव करने के लिए। तो यहाँ से जो चीज़ें लेके गया उनको इसने जितने दाम में ख़रीदा उससे 60 गुना दाम में बेचा। मतलब एक बार में क्या बन गया, अच्छा खासा पैसा वाला इंसान बन गया, कोठी बंगला सब कुछ हो गया इसके पास। तो इसे देखकर और लोगों ने सोचा, अरे जब ये व्यापार कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो और कंपनियों ने भी पैसा वाला बनना चाहा, तो और कंपनी वाले लोग क्या हुए, भारत की ओर आकर्षित हुए और व्यापार करने के लिए आगे आए। ठीक है, तो देखते हैं इसी क्रम में क्या होता है, और कंपनियां भी भारत आएंगी। चलो देखते हैं। फिलहाल तो क्या था, पुर्तगालियों के भारत आने के उद्देश्य क्या थे, मतलब जो पुर्तगाली भारत आए थे इनके आखिरकार भारत आने के उद्देश्य क्या थे। ठीक है, तो अरबों और बेनिस के व्यापारियों का भारत से प्रभाव समाप्त करना, मतलब अरबों और बेनिस के जो व्यापारी थे इन्होंने भारत पर अपना आधिपत्य जमा रखा था व्यापार के लिए, तो इनका जो प्रभाव था उनको समाप्त करना चाहता था और भारत में क्या करना चाहता था, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। किसमें, भारत में। फिर देखो हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, 1505 से 1509। कब, 1505 से 1509। ये कौन था, प्रथम गवर्नर था। मुख्य उद्देश्य इसका क्या था, पुर्तगालियों के दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना। क्या था, पुर्तगालियों के दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार को सुरक्षित करना, इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। ये कौन था, प्रथम गवर्नर था जो भारत आया। क्या नाम था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिसका कार्यकाल कितना था, 1505 से 1509 तक। इसलिए उसने शांत जल नीति, मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। अगर क्वेश्चन यहाँ से आता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने वाला, ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाने वाला व्यक्ति कौन था, गवर्नर कौन था, तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो था, इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। वस्तुतः पुर्तगाली सरकार की ओर से यह कहा गया कि पुर्तगाली व्यापार ऐसे दुर्गों का निर्माण करे जिसका उद्देश्य सिर्फ सुरक्षा न होकर हिंद महासागर के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना भी हो। उसी को नीला पानी नीति कहा गया, मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी कहा गया। इसके ही काल में, मतलब इसके काल में पुर्तगाली नौसेना हिंद महासागर में सर्वाधिक शक्तिशाली हो गई। आने वाले कुछ समय के लिए हिंद महासागर पुर्तगाली सागर बनकर रह गया। मतलब आने वाले कुछ समय में क्या था, जो हिंद महासागर था वो पुर्तगाली सागर बनकर रह गया था। फिर आते हैं अल्फांसो डी
अल्बुकर्क। कौन आते हैं? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इन्होंने क्या किया? भारत में पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने का काम किया। क्या किया? अगर भारत में पुर्तगाली की वास्तविक किसी ने नींव डाली तो वो कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। कौन था? अल्बुकर्क था, सॉरी। इसने 1510 ईस्वी में गोवा के समृद्ध बंदरगाह पर अधिकार कर लिया, जो उस समय बीजापुर के सुल्तान जो सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाही के अधीन था। इन्होंने क्या किया? 1510 में गोवा के बंदरगाह पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। लेकिन वह उससे पहले बीजापुर के जो सुल्तान थे यूसुफ आदिल शाही, उनके अधीन ये बंदरगाह था। तो फिर क्या होता है? 1510 में ये हो गया। उसके बाद 1511 में इसने क्या किया? मलक्का और 1515 में फारस की खाड़ी पर स्थित होमुर्ज बंदरगाह पर भी अधिकार कर लिया। किसने कर लिया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ऐसा काम किया। आप देखते हैं गोवा 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर आसानी से कब्जा कर लिया। जो बीजापुर के सुल्तान कौन थे? आदिल शाह। कौन थे? आदिल शाही, मतलब यूसुफ आदिल शाही जो थे उनके हिसाब में था। तो जो इन्होंने क्या किया? ये अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपीय के अधीन आया। मतलब अलेक्जेंडर आया था, उसके बाद ये पहला ऐसा क्षेत्र था जो यूरोपीय के अधीन आया। तो मलक्का पर 1511 ईस्वी में ही पुर्तगाली प्रभुत्व क्या था? कायम हो चुका था। लाल सागर के मुहाने पर स्थित सोकोत्रो द्वीप, सुमात्रा के सचिन दुर्ग, श्रीलंका के कोलंबो इत्यादि में नए किले स्थापित किए गए। मतलब यहाँ पर इन्होंने नए किले बनाए। ठीक है। फिर क्या था? जावा, थाईलैंड, पेगू इत्यादि से भी संपर्क स्थापित किए गए। 1518 ईस्वी से पुर्तगालियों ने चीन के संचाओ द्वीप पर बस्ती बसानी शुरू कर दी थी। कब? 1518 में चीन की संचाओ द्वीप पर उन्होंने क्या किया? पुर्तगालियों ने बस्ती बनानी शुरू कर दी थी, लोग रहने लगे थे। अल्फांसो डी अल्बुकर्क के बारे में आगे है। भारत में पुर्तगालियों की स्थायी आबादी बसाने की दृष्टि से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। देखना, बात को समझना। क्या था? 1509 से 1505 के बीच की बात हो रही है। तो जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, इसने क्या किया? जो पुर्तगाल से जो सिपाही आते थे, उनके कैसे थे? उनको यहाँ पर रहना था। तो उनको क्या करना था? यहाँ पर रहना था। तो उनकी बहुत सारी नीड्स होती हैं। एक भी ह्यूमन की क्या होती है? बहुत सारी नीड्स होती हैं। तो इन्होंने क्या किया? इसने कहा कि आप लोग क्या करो, भारत की महिलाओं से विवाह कर लो। ठीक है, उनसे आप प्रेम प्रसंग बनाओ, उनसे विवाह करो, शादी करो, बच्चे करो, जो भी करना है यहाँ पे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिससे क्या था? जो इनके सेना के जो लोग थे उनको यहाँ पे रुकने में कोई समस्या नहीं होनी थी। अपने क्षेत्र में सती प्रथा इसने क्या करवा दी थी? बंद करवा दी थी। किसने करवाई थी? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपने क्षेत्र में क्या करवाई थी? सती प्रथा बंद करवाई थी। उसके बाद आता है निनो डी कुन्हा। कौन आता है? निनो डी कुन्हा। इस व्यक्ति को देखिए, निनो डी कुन्हा। अल्बुकर्क के बाद दूसरा महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर कौन था? निनो डी कुन्हा था, जो 1529 से और 1538 तक रहता है। फिर क्या था? मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के बादशाह बहादुर शाह के बीच संघर्ष का लाभ उठाकर 1534 में बसीन और 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया। 1530 में इसने शासन का मुख्य केंद्र कोच्चि के स्थान पर गोवा को बना दिया और गोवा को पुर्तगाल राज्य की औपचारिक राजधानी बनाया। पुर्तगालियों के पतन का कारण समझिए। देखो, पुर्तगाली क्या थे? भारत में अपना आधिपत्य स्थापित कर चुके थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन जो उपजा है वो नष्ट होना है। तो इनके पतन का भी कुछ कारण था, उसे देखते हैं। 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पूर्व में स्थापित पुर्तगाली जो साम्राज्य था लगभग समाप्त हो गया और इसका स्थान डचों और अंग्रेज़ों ने ले लिया। इसके बहुत सारे कारण थे, जैसे कि 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया। क्या था? 1580 में पुर्तगाल जो था स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया और स्पेन के पतन के साथ साथ इसका भी पतन हो गया। 1588 के नौसेना युद्ध में अंग्रेज़ों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति कैसी हो गई थी? छीड़ हो गई, बिल्कुल नष्ट हो गई। एक तरह से देखा जाए नष्ट के कगार पे पहुंच गई, छीड़ हो गई थी। तो पुर्तगाल के अंदरूनी मामलों में उसकी शक्ति कैसी थी? कमज़ोर की। पुर्तगाल के अंदरूनी मामलों ने उसकी क्या कर दी थी? शक्ति को कमज़ोर किया था।
समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था और व्यापारियों का इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वे राज्य को अपने हितों की पूर्ति के लिए प्रभावित कर सकें। क्या कर सकें? राज्य को अपने हितों के लिए प्रभावित कर सकें। पुर्तगाल में सम्राट कैसा था? निरंकुश था। धर्म के मामले में पुर्तगाली अहिष्णु एवं धर्मार्थ थे। ठीक है, धर्मार्थ थे। और क्या था? और कई स्थानों पर उन्होंने लोगों को जबरन क्या करवाया था? धर्म परिवर्तन करवाया था, मतलब ज़बरदस्ती ईसाई बना देते थे। और क्या था? फितेरिया मात्र एक व्यापारिक अड्डा था। क्या था? फितोरिया जो था क्या था? मात्र एक ऐसा व्यापारिक अड्डा था जिसे क्षेत्रीय राजा के रूप में बदलने की राजनीति इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई। पुर्तगालियों ने स्वयं को एकाधिकार व्यापार के मुनाफों तक ही सीमित रखा। पुर्तगाली थे, इन्होंने अपने आप को सिर्फ व्यापार और मुनाफे तक ही सीमित रखा और आगे नहीं बढ़े, मतलब राजनीति क्षेत्र में इन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया जिससे ये अपना वर्चस्व कायम रख सकें। उनका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों उत्तरी अफ्रीका, द्वीप दमन, गोवा, तिमोर और मकाओ तक ही सीमित रह गया। भारतीय शासकों एवं जनता के प्रति धार्मिक अहिष्णुता, उन्होंने क्या किया था? भारतीय शासकों एवं जनता के प्रति क्या थी? इनकी धार्मिक अहिष्णुता थी कि लोगों को ज़बरदस्ती ईसाई बनाना या अपने धर्म को ज़बरदस्ती थोपना, ये सारी चीज़ें ये लोग करते थे। उन्होंने डकैती और लूटमार को अपनी नीति का भाग बनाया। किन्होंने? पुर्तगालियों ने। उन्हें डचों और अन्य यूरोपीय व्यापारी शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा। ठीक है, जब बराबर के लोग मिले तो संघर्ष हुआ। वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में कैसे थे? अक्षम थे, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे? भारत पर अपने धर्म को थोप रहे थे, बहुत सारी चीज़ों को थोप रहे थे। जो और कंपनियां आईं उनका साथ भारत लोगों ने भी दिया होगा कि इनके साम्राज्य का पतन करने के लिए। ठीक है, और क्या था? ब्राज़ील की खोज। क्या हुआ था? ब्राज़ील की खोज के बाद उनका भारत की ओर ध्यान कम हो गया। क्या था? जब ब्राज़ील की खोज हो जाती है तो जो पुर्तगाली थे वो ब्राज़ील की ओर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे और भारत की ओर उनका ध्यान कैसा था? कम हो गया था। तो पुर्तगाल में उनके उद्योग धंधे अधिक विकसित नहीं हो पाए। पुर्तगाल में जो उनके उद्योग धंधे थे अधिक विकसित नहीं हो पाए और वे वितरक के रूप में व्यापार करते रहे। पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अत्यधिक नियंत्रण था।